नरेंद्र मोदी अपने बिल्कुल मैं कहूंगी न्यूनतम मानवीय स्तर पर आकर अब लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अपने मुख से, अपने मुंह से भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द कहे जिसके लिए मेरे पास कम से कम कहने के लिए, वाकई मैं बता रही हूँ, मेरा काम है आप लोगों से बात करना, आपके सामने विश्लेषण करना, लेकिन मेरे लिए शब्द कम पड़ गए हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। उन्होंने फिर वो अपनी नफरत और हिंसा की किताब दोबारा निकाली है और उसमें से पढ़ा है कि कैसे फिर से उन्हीं लोगों को बार बार बेवकूफ बनाया जाए। Let me tell you how Modi is the boss. घूसखोरों को ऐसे कर रहा है रोस्ट कि ब्लैक मनी को सारे कर रहे हैं घोस्ट। प्रोपेगेंडा करते जो वो हाइडिंग इन द लेयर, cause Modi देश विरोधी इसका biggest nightmare। बैंक में नहीं करनी पड़ती अब मुंह दिखाए, क्योंकि all transactions are now DIY। कश्मीर को मिली डेवलपमेंट की गारंटी, ये है न्यू इंडिया फ्री ऑफ 370। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तमाम सभ्यता, संस्कृति, तहजीब, मर्यादा, गरिमा, पद की गरिमा, तमाम तरह की आंख की शर्म और वो एक रेखा लांघते हुए नरेंद्र मोदी ने वो भाषण दिया है जो इस पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कभी इतना घिनौना, इतना नफरत भरा, इतना हिंसक भाषण नहीं दिया। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के खुद के अगर करियर के पिछले 30 साल देखे जाएं, पूरे 3 दशक देखे जाएं, तो उस स्टैंडर्ड से भी देखें, अगर उस पैमाने से भी देखें, तो भी नरेंद्र मोदी ने भी कभी इतना घटिया भाषण नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के नेता, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसी आबादी वाला देश जहां सिर्फ 100 करोड़ हिंदू ही नहीं, 20 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। वहाँ सीधे तौर पर राजस्थान में भरे मंच से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई और हिंसा फैलाई। और पूरा पास्ट रिकॉर्ड 30 साल का ये बताता है, 2002 से लेके अब तक का पूरा इतिहास, कि जब नरेंद्र मोदी और संघ के लोग इस तरह से नफरत भरे जो बाण हैं वो दागते हैं तो ज़मीन पर हिंसा होती है। मुझे ये बताते हुए, ये खबर आपको देते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, भारत के मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, भारत के मुसलमानों की तरफ से ये आरोप लगाया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो भारत के संसाधन हैं उन पर पहला हक भारत के मुसलमानों का है। ये तीनों बातें न सिर्फ कि पूरे तरीके से नफरत भरी हैं, हिंसा से भरी हैं, घिनौनेपन से भरी हुई हैं, बल्कि पूरे तरीके से ये तथ्यों से दूर हैं और ये पूरे तरीके से झूठ है। न भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, न मुसलमान घुसपैठिए हैं, न कभी मनमोहन सिंह ने ये कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मैं सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से आप तक अगले कुछ मिनटों में ये पूरा जो नरेंद्र मोदी का झूठ, हिंसा और नफरत से भरा हुआ भाषण था उसको तार करके पूरे तरीके से आपको समझाऊंगी। पहले आप ये सुन लीजिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं।
तो झूठ पर आधारित डर का साम्राज्य पिछले 10 साल में, पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी की राजनीति की यही विरासत है। इसी विरासत के साथ अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि मुझे फिर से एक टर्म दिया जाए। पूरे तरीके से झूठ, डर पर आधारित ये पूरा साम्राज्य बनाया है, जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाइयों से डराया जा रहा है, हिंदुओं को विदेशियों से डराया जा रहा है। हर तरह से 100 करोड़ लोगों को एक डर के कैसे पिंजरे में, एक ऐसी जेल में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जहां वो ना वो सिर्फ रोज़गार की बात करें, ना महंगाई की बात करें, ना विकास की बात करें, ना अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की बात करें, ना वो इस बात की बात करें कि वो तमाम जो भारतीय होने का जो एक गौरव हुआ करता था, आखिर वो कहाँ चला गया। इस सब पर पर्दा फेरते हुए नरेंद्र मोदी की जो चुनावी स्ट्रेटजी है, जो चुनावी रणनीति है इस चुनाव में, जिसका एक फेज़ पूरा हो चुका है, पहले चरण के बाद अगले आने वाले 6 चरणों में जो स्ट्रेटजी है वो है मुसलमानों से नफरत, वो है ऑपोजिशन को पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, एंटी हिंदू करार दे देना, और तीसरे कि हिंदुओं को डर की एक बड़ी जेल में बंद कर देना। ये पूरी स्ट्रेटजी, कोई विकास नहीं है, कोई 15 लाख नहीं मिल रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही झूठ पर आधारित डर का साम्राज्य नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं। पहले फेज़ का ये चुनाव जो हमने देखा है, जिसमें वायर ने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी पूरे देश भर से भी आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, वीडियो रिपोर्ट्स आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड से देखी थी। उसमें सीधे तौर पर जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को कई सीटों का, 1, 2, 3, 4 नहीं, कई सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, वो लोग जो मतदान करने पहुँचे उनकी तादाद में जो कमी हुई है, उसमें वो सीटें जो नरेंद्र मोदी ने जीती थी पिछले 2019 के चुनाव में और जो ऑपोजिशन ने जीती थी, उनमें उन लोगों की तादाद, उन सीटों की तादाद ज़्यादा है जिसमें नरेंद्र मोदी को जहां जीत हासिल हुई थी, यानी वहां लोग मतदान कम लोग करने गए हैं जो सीटें नरेंद्र मोदी को मिली थी। और सीधे तौर पे जो फीडबैक ज़मीन से उनको मिल रहा है, नरेंद्र मोदी अपने बिल्कुल, मैं कहूँगी, न्यूनतम मानवीय स्तर पर आकर अब लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को ये बता रहे हैं कि ये हिंदुओं से ज़मीन, जायदाद, उनका माल, ये तमाम चीज़ें लेकर, और साथ खासकर उन्होंने महिलाओं को तक नहीं बख्शा, और ये कहा कि उनके मंगलसूत्र को भी ये नहीं बख्शेंगे, उसको भी बेच खाएंगे। ये तमाम चीज़ें लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। उन्होंने अपने मुख से, अपने मुंह से भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द कहे जिसके लिए मेरे पास कम से कम कहने के लिए, वाकई मैं बता रही हूँ, मेरा काम है आप लोगों से बात करना, आपके सामने विश्लेषण करना, लेकिन मेरे लिए शब्द कम पड़ गए हैं। तो ये पूरे तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो इनका आइडियोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट था, विचारधारा का जो प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी का, जिसमें इन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, ट्रिपल तलाक के बाद ये कश्मीर पर आए, कश्मीर के बाद यूसीसी का तमाम गुणगान हुआ, उसके बाद अब मंदिर की बात आई। मैंने सीधे तौर पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कि मंदिर की लहर भी नहीं है और मोदी की लहर भी नहीं है, और इस लहर की अनुपस्थिति को नरेंद्र मोदी ठीक तरीके से देख पा रहे हैं। यानी मंदिर को लेकर जिस तरह की एक भावना पैदा करना चाहते थे वो हिंदुओं के मन में और मुसलमानों के मन में, कश्मीर को लेकर जो भावना पैदा करना चाहते थे हिंदुओं के मन में, मुसलमानों के मन में, वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पा रही है। और इसीलिए अब इतने निम्नतम स्तर पर आकर देश का प्रधानमंत्री भरे मंच से झूठ बोल रहा है। इस 1 मिनट से ज़्यादा की जो एक क्लिप मैंने आपको दिखाई, इसमें एक एक शब्द झूठ है। एक फियर मॉन्गरिंग के अलावा और कुछ भी यहाँ पर हासिल नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, क्या कहें, रेस्ट इन पीस, आप शांति में रहिए। क्या बोलें आपको, दफन कर आए हैं, ख़त्म हो चुका, समाप्त हो गया भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी भी सोचिए आप, ये रविवार शाम का ये भाषण है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो दर्ज हुई हैं। ये एक ऐसी स्पीच थी जिससे नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ जो चुनावी भाषण है उसके लिए उनको अयोग्य ठहरा देना चाहिए, बल्कि इतना हिंसक और नफरत भरा भाषण है कि मैं सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में आपसे कह रही हूँ कि इस तरह के व्यक्ति की जगह सिर्फ और सिर्फ सभ्य समाज में नहीं है। इस व्यक्ति की जगह सिर्फ कानून की
को ही इसका सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ कानून ही ये बताएगा कि कैसे इस व्यक्ति को, जो हिंसक और ये नफरत भरा भाषण है, सिर्फ कानून ही इसको सबक सिखा सकता है। सभ्य समाज में इस तरह के व्यक्ति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति भड़काना चाहता है। अब यहाँ आप ये देखिए कि ये जिक्र करें कि किस तरीके से, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बाकी नरेंद्र मोदी के अलावा नरेंद्र मोदी के तमाम जो मिनियंस हैं वो भी अब आ गए हैं मैदान में। आदित्यनाथ का भाषण कुछ ही पलों में आपको मैं सुनवाऊंगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कैसे हमारे भगवानों की जो लोग इज्जत नहीं करते, आप उनको सबक सिखाइए, उनको वोट मत दीजिए। वो भी एक ही पल में मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले जिस कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर कभी उसको जिन्ना कहा जा रहा है, कभी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, कभी प्रो मुस्लिम मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, सिर्फ इसमें फ़र्क इस बात का हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से देखिए तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जो हमको आज नहीं बल्कि 200-500 साल पीछे ले जाना चाहती है। एक ऐसा देश जो कम से कम लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं हो सकता, बराबरी पर आधारित बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्व के दबावों को झेलते हुए किस तरह से उन्होंने, मैं कहूँगी, एक शानदार एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। 48 पेज का ये डॉक्यूमेंट जो किसी भी तरीके से ना तुष्टिकरण मुसलमानों का करता है, ना ईसाइयों का करता है, ना हिंदुओं का करता है। वो हर भारतीय के लिए एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव, मैं कहूँगी बड़ा प्रगतिशील, एक मन खोलने वाला, एक पूरे तरीके से एक आज़ाद फिज़ा में सांस लेने का एक वादा देने वाला एक डॉक्यूमेंट है जो बराबरी की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, संविधान की बात करता है, हमारे अधिकारों की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, तमाम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का जो बराबरी से बंटवारा है, उसका जिक्र कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं, ये 48 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसको हम दुगना कर देंगे, यानी कि आर्थिक तरक्की दुगनी कर देंगे। इसके अलावा लीगल गारंटी दे रहे हैं MSP की, कि किसानों को लीगल गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए किसान लगातार कितने सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, आपके जब वो धरने पर बैठे थे 1 साल से भी ज़्यादा, तब किसानों से झूठा वादा किया गया जिसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। चीन से ज़मीन वापस लेने की वो बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ का मुसलमान है। टैक्स टेररिज्म से छुटकारा पाने, टैक्स का जो आतंकवाद है, कैसी आपकी, जिस तरह से आपकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के तौर पे लेती है और उस पैसे का दुरुपयोग करती है। तो जो ये टैक्स का आतंक है, ये टैक्स टेररिज्म जो है, उससे छुटकारा पाने की जब बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें प्रो मुस्लिम क्या है ये भी आप मुझे बता दीजिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे संस्थान हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनको हम ठीक करेंगे। इसमें क्या प्रो मुस्लिम बात है, मुझे बता दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि आप पूरे तरीके से, कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, आप किससे शादी करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर होगा। हमें, पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को इससे कोई लेने देना नहीं है। इसमें कहाँ से प्रो मुस्लिम बात है। और जैसे मैंने कहा आपको कि मैसेज जो है ऊपर से नीचे पहुँच चुका है। सुन लेते हैं आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, किस तरह से नफरत के बाण सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, आदित्यनाथ भी छोड़ रहे हैं। देख लीजिए। आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। यानी पूरे तरीके से आप ये देखें तो जिस तरह से कहने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, ऐसा लगता है कि ये बता रहा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो कि जो हिंदुओं की जायदाद है वो मुसलमानों को दे दी जाएगी, जो हिंदुओं के जेवर हैं वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। जो खासकर यहाँ तक डर फैलाने की कोशिश हो रही है कि जो हिंदुओं की बेटियाँ हैं, जो उनकी बहनें हैं, किस तरह से लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर मुसलमान उनको ले जाएंगे, उनका कन्वर्जन करा देंगे। ये सबसे, यानी ज़मीन, जायदाद, नौकरी, जेवर, तमाम जो संसाधन हैं हिंदुओं के, वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। और ये किसी और ने नहीं, किसी प्रज्ञा ठाकुर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी नरसिंहानंद की ज़रूरत नहीं है, कि इसके लिए किसी हेमंत बिस्व शर्मा की ज़रूरत भी नहीं है, आदित्यनाथ की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे देश का प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा नेता, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, ये अपने मुंह से कह रहा है कि कैसे एक समुदाय के तमाम जो उसके संसाधन हैं वो दूसरे समुदाय को दे दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि कहीं से भी आंकड़ों से ये साबित नहीं होता कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि जो फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये बताता है कि मुसलमानों की आबादी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पूरे तरीके से गिर रही है दूसरे समुदायों के मुकाबले।
दूसरी बड़ी बात, घुसपैठियों को लेकर भारत की सरकार ने पिछले 10 साल में भी और उससे पहले भी कोई आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है जिसको देकर हम ये कह सकें कि भारत में घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनका धर्म क्या है, या जो 20 करोड़ जो लोग हैं मुसलमान जो भारत में रहते हैं वो सब घुसपैठिए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, ये जो फैक्ट चेक किया है वायर ने भी, मनमोहन सिंह ने क्या ये कहा था कि पहला हक संसाधनों पर है भारत के मुसलमानों का? उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। ये डॉक्यूमेंट पढ़िए आप, 2006 में, 18 साल पहले का ये भाषण है जब मनमोहन सिंह बता रहे थे कि कैसे जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उस सब का जिक्र कर रहे थे, वो दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, सामाजिक न्याय की वो ये बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इन सब के बीच संसाधनों का बंटवारा होगा और इन सब के ऊपर, यानी जो तमाम जो कमज़ोर तबके हैं जिसमें भारत के मुसलमान भी शामिल हैं, उन तक, उनके ऊपर, उनको संसाधनों पर पहला हक है, जिसमें वो तमाम पिछड़े समुदायों का जिक्र करे। तो यही एक बड़ा, सबसे बड़ा झूठ है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा और उसी के 24 घंटे के भीतर जब प्रेस ने इसको गलत तरीके से कवर किया तो इन्होंने इसके बाद क्लैरिफिकेशन जारी किया। ये लिखी हुई स्पीच थी, कोई गलती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुंह से फिसला हुआ कोई एक शब्द था, कोई वाक्य था, बल्कि ये लिखी हुई स्पीच थी। और अगर मनमोहन सिंह ऐसा कहना चाहते तो वो अगले दिन क्लैरिफिकेशन उनका दफ्तर क्यों जारी करता। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का वो इतिहास। इससे पहले भी 2017 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही थे जब उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान वाला भाषण दिया था। वो भी बहुत शर्मनाक भाषण था, इससे कम जहरीला था, लेकिन एक इतिहास रहा है नरेंद्र मोदी का। जब मैंने आपको पहले भी एक कार्यक्रम में बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जब परेशान होते हैं, जब उनको लगता है चुनावी हार हो सकती है, तो अपने 30 साल पुराना जो उनका तजुर्बा है उससे वो सीखते हैं, वो किताब निकालते हैं। कई किताब उन्होंने वो बड़ी छुपा के ऊंचे तरीके से रखी हुई है, उस किताब को निकालते हैं और उसमें से देखते हैं कि किस तरीके से नफ़रत और हिंसा दोबारा बार बार बेची जा सकती है। और उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि कुछ न कुछ ख़रीदार तो ज़रूर मिल जाएंगे। हो सकता है ज़्यादातर लोग इस भुलावे में ना आएँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले चरण में भी नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने फिर वो अपनी नफ़रत और हिंसा की किताब दोबारा निकाली है और उसमें से पढ़ा है कि कैसे फिर से उन्हीं लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाया जाए। गुजरात में वो बार बार इसका रिहर्सल करके आए हैं। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर 10 साल से लगातार इसका पालन कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। 2017 की वो स्पीच उनकी याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने शमशान बनाम कब्रिस्तान की बात कही थी। इसके अलावा 2017 में ही पालमपुर में उन्होंने वो स्पीच दे रहे थे दिसंबर के महीने में, और उन्होंने कहा था कि कैसे एक खुफिया मीटिंग हुई है पाकिस्तान ताकि गुजरात के चुनाव को, जब असेंबली पोल्स में, आपको याद है जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि बीजेपी हार सकती है, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ये साजिश हो रही है, पाकिस्तान के ज़रिए के गुजरात चुनावों को मैनेज किया जाए, फिक्स किया जाए। और कहा था कि मनीशंकर अय्यर के घर पर ये बैठक हुई थी जिसमें हामिद अंसारी मौजूद थे और फॉर्मर आर्मी चीफ दीपक कपूर मौजूद थे। इसके अलावा ये पूरा प्लॉट इन्होंने बताया था कि कैसे ये इस तरह की इन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने रखी थी। और अब आखिरी बात, जो कि आखिरी नहीं बल्कि शुरुआत यहीं से हुई थी, 5 के 25 आपको याद होगा, हम 5 हमारे 25। ये उस दौर की बात है 2002 की, जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुजरात में नरसंहार हुआ था। उस मुस्लिम विरोधी दंगे में सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे और उस दौरान गौरव यात्रा पे, दंगों के ठीक बाद नरेंद्र मोदी गौरव यात्रा पर निकल गए थे। गौरव यात्रा पर निकलने के दौरान उन्होंने मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे पत्रकारों के ज़रिए, तो आउटलुक की ये रिपोर्ट देखिए। याददाश्त बहुत ज़रूरी होती है और इसीलिए तजुर्बेकार जो पत्रकार हैं वो न सिर्फ कि भविष्य बल्कि पिछली जो खिड़की है उससे भी देख सकते हैं। जो पीछे जो शीशा आपको दिखा पा सकता है, जो बैक व्यू मिलता है, वो देखना ज़रूरी होता है। आउटलुक की ये रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें जब उनसे पूछा गया, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में थे नॉर्दर्न गुजरात के, कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा हम क्या करना चाहिए हमें, क्या हम रिलीफ कैंप लगाएं इनके लिए, क्या हम खुले तौर पर बच्चे पैदा करने की मशीन यहाँ पर स्थापित करें, बच्चे पैदा करने के केंद्र, बेबी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। और उन्होंने कहा कुछ लोगों के लिए तो इसका मतलब होगा हम 5 हमारे 25। रिलीफ कैंप में वो लोग जो दंगा प्रताड़ित थे, जिनमें लोगों पे दंगे में जुल्म हुआ, उनके लोगों की हत्याएं हुई, ज़ख्मी हुए वो लोग, बलात्कार हुए उन महिलाओं के, वो लोग जब जो विस्थापित हो गए थे, जो रिलीफ कैंप में रह रहे थे, उन रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रिलीफ कैंप बच्चा पैदा करने के केंद्र, बेबी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स बन जाएंगे। ये उन्होंने कहा कि क्या हम रिलीफ कैंप चलाएं, ओपन चाइल्ड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। तो ये सितंबर 30, 2002 की बात है।
न भारत का समाज बदला है, न भारत की राजनीति बदली है, न नरेंद्र मोदी बदले हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर उन्होंने राज किया, लेकिन अब जबकि उन्हें लग रहा है कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तो वापस वही अपने सेफ जोन में चले गए। उसी किताब को उठाकर, उसी हिंसक नफरत भरी किताब को उठाकर पढ़ने लगे। अब आखिरी बात बिल्कुल कि ये पूरा फैसला, ये हिंदुओं को पूरे तरीके से बेवकूफ़ समझने का, नालायक समझने का, एक ऐसी इलेक्टोरेट, एक ऐसे समूह के तौर पे समझने का जिसकी अपनी कोई अक्ल नहीं है, उनकी अपनी कोई समझ नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़े होकर ना समझ सकते हैं, ना अपने भविष्य को की रक्षा कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर आप लोगों पे, भारत के 100 करोड़ लोगों पर निर्भर करता है कि क्या वो नरेंद्र मोदी को इस भाषण के बाद, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के बाद, क्या उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।